रिस्क ऑफ कमोडिटी, रिस्क ऑफ कमोडिटी। आपका जो नेक्स्ट टेस्ट है ना वो रिस्क मैनेजमेंट का ही है, और रिस्क असेसमेंट और मैनेजमेंट दोनों को मिला के, और ये फाइनल, इसमें हमने टोटल पहले पास पेपर हर चीज करने के बाद आपका टेस्ट होगा। तो आपने भी फाइनल अपना इसको तैयार करना है, एक समरी बनानी है, और उस समरी में क्या होगा कि जिस तरह जो जो चीज हमने पढ़ ली है, जो पिछला चैप्टर है उसको तो आपने सिर्फ एक दफा पढ़ के ना उसको तकरीबन 1 या 2 पेज पे समरी बना लेनी, 4 मैक्सिमम सवाल आ सकते हैं। प्योर रिस्क क्या होता है, फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है, ये एक सवाल आ सकता है। फिर उसके बाद रिस्क असेसमेंट, उसका फ्रेम या प्रोसेस, या फिर ये पिछला जो चैप्टर हमने पढ़ा था या रिस्क के एलिमेंट, बस। और उसको भी सारा डिटेल में याद नहीं करना, हर पॉइंट के 3 से 4 मैक्सिमम पॉइंट। फिर जो मैनेजमेंट है, रिस्क मैनेजमेंट, इसका सबसे पहले हमने ये सीखा है कि रिस्क होते कौन कौन से हैं। फिर उसके बाद हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट के रिस्क कभी पढ़े हैं कि उसको हेज कैसे किया जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट का रिस्क देखिए, 2-2 नंबर भी आप लोग ना जाया कर देते हो। क्या वो क्या गया कि जी रेट ऑफ इंटरेस्ट का रिस्क क्या है, सिंपल कि रिस्क कहीं बढ़ ना जाए या कम ना हो जाए, ये रिस्क है। फिर वो पूछेगा इसको हेज कैसे करते हैं, फॉरवर्ड, फ्यूचर और ऑप्शन। फिर वो फॉरवर्ड की 1-2 बातें पूछ लेगा, सिर्फ 2 से 3 से ज्यादा आपने कोई बात ही नहीं बतानी। फ्यूचर के बारे में पूछ लेगा, ऑप्शन के बारे में पूछ लेगा, तो आपने वो 2 या 3 बातें बतानी है। इसके लिए 2 या 3 नंबर का ये सवाल आता है, पेपर में आ सकता है मतलब। फिर उसके बाद हमारा मेन टारगेट क्या होता है कि क्वेश्चन को हल करना, जो बड़ा काम है। 10 एक नंबर ये 8 या 10 नंबर न्यूमेरिकल, और 2-3 नंबर इसके आ जाते हैं एमसीक्यूज के अंदर, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं रिस्क ऑफ कमोडिटी। रिस्क ऑफ कमोडिटी का मतलब है किसी प्रोडक्ट की कीमत कम हो जाना या ज्यादा हो जाना। अब पहली बात, इसका रिस्क ऑफ कमोडिटी क्या है, कीमत कम हो जाना या कीमत ज्यादा हो जाना। मिसाल के तौर पर हमें चीनी चाहिए, शुगर चाहिए। अब आज सपोज दैट या तो मैं बायर हूं या मैं सेलर हूं, इसकी वजह से भी एक दफा सवाल गलत हो गया बच्चों का। लेकिन जिस बंदे को सही कॉन्सेप्ट बेस पता है ना, वो नहीं गलत कर सकता। अगर मैं बायर हूं तो मुझे क्या डर है कि कल को कीमत बढ़ ना जाए। और अगर मैं सेलर हूं, मिसाल के तौर पर मैं शुगर तैयार करता हूं और मैंने 3 महीने बाद बेचनी है, और मुझे अब क्या रिस्क है कि कल को कीमत कम ना हो जाए। अब पेपर में सवाल क्या आया था, रिस्क तो हो गया कि कमोडिटी की कीमत कल को फ्यूचर में कम ना हो जाए या ज्यादा ना हो जाए, ये हो गया रिस्क ऑफ कमोडिटी। इसको हैज क्या करेंगे, हैज करने के इसके 2 मेथड है, फॉरवर्ड और फ्यूचर। इस फॉरवर्ड और फ्यूचर में सिर्फ फर्क क्या है, फॉरवर्ड किसी भी क्वांटिटी का हो सकता है, फ्यूचर एक लमसम क्वांटिटी का होगा, एक बल्क में होगा। पेपर में सवाल यह था कि आपको रेट गिवन था, बायर का, और रेट गिवन था, बल्कि बाय और सेल करने का बायर का लफ्ज नहीं था, बाय और सेल। सपोज दैट ये रुपीज गिवन था 200 और ये गिवन था रुपीज 190, बाय या सेल। 190 नहीं लिखें, इसको लिखें 220। अब सपोज दैट मैं बायर हूं, मुझे फ्यूचर में या फॉरवर्ड में मुझे चाहिए 500 केजी चीज, ठीक है। अब मैंने ये रेट गिवन है 2, मैं बजाते खुद क्या हूं, बायर। मुझे फ्यूचर में 500 केजी चाहिए, बताओ मैं रेट कौन सा इस्तेमाल करूंगा, 200 या 220। मैंने
खरीदना है फ्यूचर में, आपको दो रेट गिवन है, एक बाय करने का रेट गिवन है, एक सेल करने का रेट गिवन है। मुझे 500 फ्यूचर में चाहिए, मैं इनमें से कौन सा रेट लूंगा, 200 का या 220? अब बहुत सारे बच्चों ने 200 लिया, जो कि सवाल हो गया गलत। ये बाय का रेट मेरी तरफ से तो होता ही नहीं है, ये थर्ड पार्टी की तरफ से होता है। जैसे बैंक, हम रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट के केस में कौन सा लेते थे, कम रेट, और दूसरे केस में क्या लेते थे, हायर रेट। याद रखें, आपने रेट हमेशा खुद खरीदना है तो महंगा, ये नहीं देखना बाय या सेल। ये बाय या सेल हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं गिवन होता। ये जिस जिस जगह पर आप जा रहे हो ना, जिस मार्केट में जा रहे हो कॉन्ट्रैक्ट करने, वो 220 का खरीदते हैं और 220 में बेचते हैं। वो 200 का खरीदते हैं और 220 का, मैं वहां पर गया हूं खरीदने, वो मुझे कितने का बेचेंगे, 220 का। अगर मैं गया हूं बेचने, वो मुझसे कम पे खरीदेंगे और मुझे महंगा बेचेंगे। तो जब भी आपने रेट ऑफ कमोडिटी लेना है, कल को हम करेंसी पढ़ने जा रहे हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर में, जो सबसे ज्यादा पेपर में आता है, तो इसमें बहुत सारे बच्चों ने रेट जो ले लिया था वो गलत ले लिया था। तो याद रखें, अपने आप को रेट के हवाले में ना एडवर्स रखना है। अगर मैं यहां पर फ्यूचर बायर हूं तो मुझे महंगा मिलेगा। आपने ये नहीं देखना कि ये तो सेल का रेट है, मैं तो बायर हूं, ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से रेट है ही नहीं। और अगर मैंने फ्यूचर में सेल करना है तो भले कौन सा रेट लेता, फ्यूचर में मैंने सेल करना है 200, मैं खुद महंगा खरीदूंगा और सस्ता बेचूंगा। और जो रेट गिवन होता है वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से गिवन ही नहीं होता, वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से गिवन होता है, थर्ड पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और याद रखें, सिर्फ इस एक पॉइंट की वजह से लोगों को ये टॉपिक मुश्किल लगता है, सिर्फ इसी पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर ये आप मतलब इस मुश्किल चीज को समझ जाओ और इस पॉइंट ऑफ व्यू से समझो कि जब भी मैंने, मुझे नुकसान ही होना है, खरीदूंगा तो महंगा, बेचूंगा तो सस्ता, ठीक है। तो अब यहां पर हम कौन सा रेट लेंगे, 220 रुपए अगर मैंने खरीदना है फ्यूचर के अंदर, और अगर मैंने बेचना है फ्यूचर के अंदर तो फिर कौन सा रेट लूंगा, 200। हाँ, फॉरवर्ड बाकी वही सारे, अब हम सवाल ही करना शुरू कर देते हैं डायरेक्ट, बाकी सारा वही एज इट इज है। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बजाय हम उसकी वैल्यू लेंगे। तो अगर हम क्वेश्चन करते हैं फॉरवर्ड का, सपोज दैट ABC company wants to purchase 500 kg of wheat, 500 kg of wheat after 2 months. Current rate is rupees 70 per kg. 2 month forward is rupees 72 per kg, और 4 month forward is rupees 73 per kg. फिर कहते हैं आफ्टर 2 month rate is 74 per kg. सवाल क्या आ सकता है कि जनाब आप फॉरवर्ड के जरिए उसका गेन या लॉस बताएं या टोटल पेमेंट बताएं। रिक्वायरमेंट में फाइंड गेन या लॉस ऑन फॉरवर्ड, और दूसरा आएगा टोटल एक्सपेक्टेड पेमेंट
विद फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, और तीसरे नंबर पर टोटल एक्सपेक्टेड पेमेंट इफ फॉरवर्ड नॉट टेकन। हाँ जी, सवाल को बड़ा यानी ये वाहिद सवाल होता है जो आपका टाइम सेव करता है पेपर। 8 नंबर का भी सवाल होता है तो 3-4 मिनट में हल हो जाता है। एबीसी कंपनी वांट्स टू परचेज 500 kg ऑफ व्हीट आफ्टर 2 months। आज का रेट उसका चल रहा है 70 रुपए पर केजी। अगर आप 2 महीने का फॉरवर्ड खरीदना चाहते हो तो 72 रुपए पर केजी, और अगर 4 महीनों का फॉरवर्ड है तो 73 पर केजी। 2 महीनों के बाद जो रेट चल रहा है उस गंदम का वो है 72 पर केजी। कहते हैं आप तो पहले गेन या लॉस बताएं फॉरवर्ड का। आप लोगों को फॉरवर्ड की सबसे खूबसूरत बात क्या है? भला फॉरवर्ड में कोई फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट किस पे हुआ पता है? सारे सवाल के अंदर आपका फॉरवर्ड रेट, लॉक्ड रेट क्या है? 2 month फॉरवर्ड। बाकी सारा कुछ आपके लिए जाए। आपने आज ही कह दिया भाई जो रेट होगा मैं 500 kg 72 रुपए के हिसाब से खरीदूंगा। अब उस दिन रेट क्या था जिस दिन का आपका फॉरवर्ड एग्रीमेंट था? उस वक्त 74 रुपए था। तो बताएं फिर हमें फायदा हुआ नुकसान? फायदा हुआ। कितने का फायदा हो गया? 2 रुपए पर केजी के हिसाब से। अब मैं अगर गेन ऑन फ्यूचर फाइंड करूं, फॉरवर्ड सॉरी, गेन ऑन फॉरवर्ड, तो क्या आएगा? 500 kg मल्टीप्लाइड बाय 2। मुझे 1 kg के ऊपर 2 रुपए का फायदा हो गया, और 500 kg का मेरा एग्रीमेंट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो है नहीं कि मैं मंथ ओवर 12 भी करूं। तो कितने का फायदा हुआ? 1000। अब जब मैंने खरीदना है तो मुझे पेमेंट भी तो करनी है। वो कहता है फॉरवर्ड एग्रीमेंट के लिहाज से मुझे कितनी टोटल पेमेंट करनी है? टोटल पेमेंट कितना खरीदना है आपने, किस रेट के हिसाब से? कितना आ गया? 36,000। अगर आपने फॉरवर्ड एग्रीमेंट ना किया होता तो फिर कितनी पेमेंट करनी पड़ती? टोटल पेमेंट अगर फॉरवर्ड एग्रीमेंट ना होता तो फिर आपको ये 500 केजी किस रेट पे पड़ता? 74,000 पे, और आपको कितनी पेमेंट करनी पड़ती? 37,000। तो हमें इसमें फायदा कितने का हुआ? 1,000 का। कि 37,000 की बजाय, और होगा क्या कि हमने वो क्योंकि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कहीं कीमत बढ़ ना जाए, हमने फॉरवर्ड बाय किया था और बाद में सेल किया था। बाय किया था 36,000 पे, सेल किया था 37,000 पे, 1,000 का हमें फायदा हो गया। लेकिन हम उसके बाय या सेल के चक्रों में नहीं जाते। इफेक्टिव रेट क्या पड़ा पर केजी? इफेक्टिव रेट पर केजी क्या है? 72। ये आपको याद रखना पड़ेगा। फॉरवर्ड के अंदर तो जो लॉक्ड रेट होता है वही हमारा इफेक्टिव। इफेक्टिव पेमेंट क्या है? 36,000। एक्चुअल पेमेंट क्या होती? 37,000। ठीक होगी बात? चले एक और सवाल देखते हैं। हाँ जी, XYZ कंपनी wants to sell (1,000 kg of rice after 3 months. Current rate यहां पर आपको लिखा हुआ है एक बाय और एक सेल।
हाँ जी, करंट रेट लिखा हुआ है सपोज दैट 300 पर केजी, और सेल लिखा हुआ है सपोज दैट 340 पर केजी। फिर है जी 3 मंथ फॉरवर्ड, ये गिवन है जनाब 310 पर केजी, और यहाँ पर लिखा हुआ है 350 पर केजी। आफ्टर 3 मंथ रेट इज रुपीज 330 पर केजी। हाँ जी, सवाल ये है गेन या लॉस फॉरवर्ड, फिर आप मुझे फाइंड करके दे दें इफेक्टिव, बाकी तो बाकी सारी वही चीज है, रेट आपने डिसाइड कर लिया तो फिर आपको पता चल जाए। तो करके बताएं जरा कि मुझे ये नहीं, गेन या लॉस ऑन फॉरवर्ड फाइंड करके दे दें, प्लस इफेक्टिव रेट, टोटल एक्सपेक्टेड रिसीट, टोटल एक्सपेक्टेड रिसीट। करो जरा ये। गेन लॉस, टोटल एक्सपेक्टेड रिसीट और क्या, बस ये दो ही। तो क्या इसे लॉस आ रहा है या गेन आ रहा है? लॉस आ रहा है। कितना? 20,000। 20,000 का लॉस है लाइबा, 20,000 का गेन है लॉस है? आपने जो फाइंड किया उसको फिजा को छोड़े, वो तो कल भी नहीं आई थी। आप बताएं गेन है या लॉस है? एक मसला है ना, डिफरेंस 20 का ही है ऊपर नीचे, मुझे लगता है ये भी प्रॉब्लम। आयशा नजर गेन है लॉस है? लॉस 20,000 का। हाँ जवाब, लॉस 20,000 का। शाहजेब सबके लॉस है, किसी का गेन भी है? नाहिद नहीं है। अब देखें XYZ कंपनी ने सेल करना है, ठीक है, 1,000 kg। अब सेल करने के लिए हमने सेल करना है मिसाल के तौर पर, तो ये रेट हमने लेना 3 मंथ फॉरवर्ड का। अब सेल करना है ना तो कम रेट, ऊपर हालांकि बाय लिखा हुआ है, लेकिन हमने अपने आप को एडवर्स पोजीशन में रखना है, बस इसमें यही ट्रिक है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। ये हो गया रेट लॉक कि 3 महीने बाद हमने 1,000 kg 310 रुपए में बेचेंगे। आज रेट चल रहा था 300 रुपए ऊपर, तो मैंने कहा कहीं रेट और कम ना हो जाए, मैंने 310 पे जाकर रेट लॉक करवा लिया। अब जब 3 महीने गुजरे, यहां पर भी अगर बाय और सेल का रेट अलग अलग गिवन होता ना, तो हमने बाय वाला रेट लेना था क्योंकि वो हमारे लिए सेल था, ठीक है। तो अब हमने लॉक रेट कराया कि 310 का बेचेंगे, लेकिन रेट अब कितना चल रहा है? इसमें तो आप सेल और बाय वाला लफ्ज भी इस्तेमाल कर सकते हो, सेल फॉरवर्ड या बाय फॉरवर्ड ये लफ्ज भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि हमने कल को बेचना है ना, तो कहीं कीमत कम ना हो, जो आज बेच दो। तो अगर मैं ये कहता सेल फॉरवर्ड
तो किस रेट पे लॉक होता? 310 के ऊपर। और फिर क्या होता? बाय फॉरवर्ड, बाय किस पे होता? 330 पे। सेल था 310, बाय था 330, तो हमें 20 रुपए पर केजी के हिसाब से लॉस हो। ये आप अगर डायरेक्ट करते हो कि मैंने सेल करने का रेट सेलेक्ट किया था 310, मैं इस पे बेचूंगा फ्यूचर में, लेकिन लोग किस पे बेच रहे हैं? 330 पे। एक और तरीका, मैंने कहा कि 310 पे बेचूंगा, लेकिन मुझे खरीदना किस पे पड़ेगा? 330 पे, तो मुझे 20 रुपए का नुकसान हो जाएगा। तो लॉस ऑन फॉरवर्ड। 1000 kg मल्टीप्लाइड बाय 20, 20। बहुत सारे बच्चे इसके साथ भी 3/12 लिख देते हैं। वो सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट की प्रेजेंट वैल्यू या वो इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए लगाते होते हैं। और एक्सपेक्टेड रिसीट बनेगा, पेमेंट नहीं बनेगा। 1000 kg और आपको किस रेट पे मिलेगा? 3, तो 3,10,000। ठीक होगी बात? फॉरवर्ड तो मेरे ख्याल में यही है, इसके अंदर और कुछ चक्कर नहीं है। हाँ, फ्यूचर में थोड़ा सा एक ट्रिक होता है, वो होता है स्टैंडर्ड साइज का। हमें नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फाइंड करने पड़ते हैं, और इसमें टिक का भी मसला नहीं है। ठीक है, टिक का मसला सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट में ही हमने डिस्कस किया है। आगे हम टिक वाला मसला डिस्कस ही नहीं करते, डायरेक्ट सवाल किया करें। फ्यूचर पे आ जाए। क्वेश्चन ये है कि जनाब PQR कंपनी wants to purchase 800 kg ऑफ, क्या खरीदना है? 800 kg राइस ही खरीद ले। एट 31st March 2026। Today is 1/1/2026. Current rate is rupees 400 per kg by और rupees 440 per kg सर। फिर है जनाब फेब फ्यूचर रेट rupees 405 per kg of buy और rupees 442 per kg sell। April future rate is rupees 408 per kg और rupees 445 per kg। अप्रैल के बाद जून फ्यूचर रुपीज 410 पर केजी और रुपीज 450 पर केजी। हाँ जी, अब आ गया 31 मार्च। 31 मार्च 2026 करंट रेट is rupees 407 per kg। Feb future, April future
और जून फ्यूचर। ये हमारे पास आ गया जी 409 रुपए पर केजी। ये आ गया जनाब 411 पर केजी और ये आ गया 412 रुपए पर केजी। सवाल लिख लिया। ये एक अच्छा सवाल है और ऑलमोस्ट इसमें सारी चीजें कवर भी हो जाएंगी। फाइंड हमने क्या क्या करना है जरा, और कॉन्ट्रैक्ट साइज भी लिख ले। कॉन्ट्रैक्ट साइज 100 kg। कॉन्ट्रैक्ट साइज 100 kg। फाइंड वही करना है। पहला क्या फाइंड करेंगे, गेन लॉस, इफेक्टिव रेट पर केजी और एक्सपेक्टेड रिसीट या पेमेंट। ये सारे वही सवाल। और पेपर में ये भी आ सकता है कि जनाब आप बताओ फॉरवर्ड करोगे या फ्यूचर करोगे। अगर पेमेंट है तो कम पेमेंट वाला, और अगर रिसीट है तो ज्यादा रिसीट वाला। सवाल लिख लिया। क्योंकि ये फ्यूचर का सवाल है तो सबसे पहले वही पहला स्टेप क्या लिखेंगे, हमने कितनी क्वांटिटी को हेज करना। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट साइज या नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लिख लें। फिर ओपन पोजीशन और क्लोज पोजीशन, फिर आगे हमारा सवाल शुरू हो जाएगा। और इसका पैटर्न सेम है, सिर्फ थोड़ा सा पैटर्न चेंज होगा। तो करेंसी में थोड़ा सा चेंज होगा, कमोडिटी में और रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज नहीं होता। तो बताएं जरा, फिर सवाल हल करते हैं। सवाल अपने सामने रखना। सबसे पहला स्टेप हम लिखेंगे 800 kg टू बी हैच। नंबर 2 कॉन्ट्रैक्ट साइज क्या है, 100। अच्छा वो पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, ये इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर दूं, 780 kg कर देते हैं या 810 kg कर देते हैं, कि वो आप पॉइंट में आएगा। तो हमने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पूरे पूरे लेने हैं। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितने बनेंगे, 800 ओवर 100 इज इक्वल टू 8 कॉन्ट्रैक्ट। नंबर 4 ओपन पोजीशन, क्लोज पोजीशन। हाँ जी ओपन पोजीशन बताओ क्या है। उसमें तो आपने चलो रट्टा लगाया हुआ है, इसमें तो आप बता सकते हो ओपन पोजीशन क्या है। PQR कंपनी वांट्स टू परचेज 800 kg। बाय फ्यूचर है या सेल फ्यूचर है, आयशा बाय फ्यूचर होगा या सेल फ्यूचर होगा। ओपन पोजीशन सेल फ्यूचर होगा। तो कल गया, तो कल गया। देखिए कंपनी ने खरीदना है आज के 3 महीने बाद। क्या डर है उसको, कीमत बढ़ ना जाए या कीमत कम ना हो जाए। कीमत बढ़ ना जाए, और जब कीमत बढ़ने का डर होता है तो हम बाय कर लें या सेल कर दें। जब कल को चीज की कीमत बढ़ जाएगी तो आज ही बाय कर लो, और कल को किसी चीज की कीमत कम ना हो जाए तो आज सेल कर दो। तो कल को किसी चीज की कीमत बढ़ ना जाए, किसी चीज की वैल्यू बढ़ ना जाए, तो जब बढ़ने का डर हो तो आज बाय कर लेते हैं, और अगर कम होने का डर हो तो आज सेल कर लेते हैं। अच्छा ये तो आप आराम से याद कर सकते हो। और लोन वाला केस रट लो। लोन के केस में हमने क्या कहा जी, लोन के केस में ओपन पोजीशन क्या होगी और अब इन्वेस्टमेंट के केस में क्या होगा। और इसमें आप लोग वैसे ये पता चल जाता है कि आपकी ओपन पोजीशन क्या होगी यहां पर, बाय फ्यूचर, और क्लोज पोजीशन क्या होगी, सेल फ्यूचर। क्योंकि आप कंपनी ने खरीदना है कुछ, तो कल को उसकी वैल्यू बढ़ ना जाए, तो ओपन पोजीशन क्या होगी, बाय फ्यूचर। तो ओपन पोजीशन हो जाएगी बाय फ्यूचर अभी तो काम, और क्लोज पोजीशन क्या होगी, सेल फ्यूचर। बताएं आपका रेट क्या लोगे यहां पर। हाँ जी पहले तो बताएं रेट उठाना कौन सा है, यहां पर कितने रेट पड़े हुए हैं, करंट, फेब, अप्रैल, जून, कौन सा।
अप्रैल जून, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट की डेट है उसके फौरन बाद वाला रेट। अब मुझे बताएं 408 या 445? 408 या 445? हमने खरीदना है तो महंगा खरीदेंगे, खरीदना है तो। हालांकि ऊपर रेट क्या लिखा हुआ है? सेल। लेकिन ये सेल हमने नहीं करना, ये जिसने हमें बेचना है ना, जिससे हमने खरीदना है उसने करना है, तो वो महंगा बेचेगा। तो सिंपल सी बात है, आपने अपने आप को एडवर्स पोजीशन पे रखना। ठीक होगी बात? तो कौन सा रेट लेंगे? 445। हाँ जी 445 पर केजी। हाँ जी सेल फ्यूचर, सेल का रेट कौन सा लेंगे? अब यहां पर भी मैंने दो बातें बताई थी। अगर एक ही रेट गिवन होता तो वही रेट ले लेते, और अगर दो रेट या दो से ज्यादा रेट गिवन है तो फिर यहां पर कौन सा रेट लेंगे? फ्यूचर का रेट, जिसके ऊपर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। और अगर सिर्फ एक रेट गिवन होता तो फिर जो रेट गिवन होता वो ही ले लेते, और अगर रेट एक से ज्यादा गिवन है तो फिर यहां पर फ्यूचर और आगे करंट रेट कहां पर लेना है वो भी देखते हैं। तो कितना आ जाएगा? 411। बताओ जनाब, गेन या लॉस? हबीबा कैसे? बाय किया है 445 और सेल किया है 411, तो कितना लॉस आ रहा है पर केजी के हिसाब से? 34 पर केजी। आपको इसको टेक में नहीं लेकर जाते, डायरेक्ट लिख लेते हैं। लॉस ऑन फ्यूचर। 8 कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसा ही है ये, क्योंकि पर केजी है। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मल्टीप्लाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट साइज मल्टीप्लाइड बाय कितना गेन या लॉस आ गया। इसको इसी हालत में हल करना है, क्योंकि इसमें अगर 7.5 होते ना तो फिर भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट कितने होते? 8। इसलिए इसको इसी हालत में हल करके नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मल्टीप्लाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट साइज मल्टीप्लाइड बाय वो जो भी 34 पर केजी है, जितना भी, कितनी अमाउंट आ गई? 27। अब एक वर्किंग और होती है एक्सपेक्टेड पेमेंट्स। एक्सपेक्टेड पेमेंट्स या इसे बोलते हैं इफेक्टिव पेमेंट्स। इसका हल करने का तरीका सारे एक ही तरह से करते हैं, इसलिए हम भी उसी को उसी तरह से करेंगे। मतलब हर बुक के अंदर ACC है, CA है, सब एक ही तरीके से करते हैं, वरना डायरेक्ट भी हो जाता है। हाँ जी एक्चुअल पेमेंट कितनी होनी है जी? कितने केजी है? 800। यहां पर एक्चुअल अमाउंट लेनी होती है, मल्टीप्लाइड बाय रेट वाला कौन सा इस्तेमाल होगा यहां पर? करंट रेट। यहां पर रेट कौन सा इस्तेमाल होना हमेशा? करंट रेट। चाहे दो रेट गिवन होते तो फ्यूचर वाला फ्यूचर की जगह लेते हैं और यहां पर करंट ले लेते हैं। अगर एक ही रेट गिवन होता तो फिर दोनों जगह पर सेम रेट ले लेते। ये बात आपने याद रखनी है। तो यहां पर हमने ये है कि एक्चुअल में अगर हमारा कुछ भी ना फॉरवर्ड होता ना फ्यूचर होता तो हमें 800 केजी कितने रुपए में खरीदते हम? 700 और 400। कितनी पेमेंट करनी पड़ती? 800 मल्टीप्लाई बाय 407। 325600। लॉस ऑन फ्यूचर। लॉस ऑन फ्यूचर कितना आया था? 27,200। टोटल पेमेंट्स प्लस करेंगे माइनस, क्योंकि ऊपर वाली पेमेंट्स है और ये लॉस है।
प्लस करेंगे कितना, 3528। अब अगर आपका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ना होता ना, तो आपको पता है कितनी पेमेंट करनी पड़नी थी, 3,25,600। और फ्यूचर की वजह से आपको कितनी पेमेंट करनी पड़ रही है, 352, क्योंकि आप हार चुके हो, आपने जो सोचा था उसके उलट हो गया। इफेक्ट आपको फिर 1 kg कितने का पड़ गया, 1 kg आपको कितने का पड़ा, इफेक्टिव रेट पर केजी, इफेक्टिव रेट पर केजी 352,800 डिवाइडेड बाय 800, 441 पर केजी। और करो कॉन्ट्रैक्ट 407 वाला कितने में पड़ गया आपको, 441 रुपए पर केजी के हिसाब से। कभी कभी उल्टा भी हो जाता है, क्योंकि ये जो फाइनेंशियल मार्केट है ना, ये टू वे है, कभी फायदा कभी नुकसान। लेकिन कहते हैं लोग कि इसमें कोई भी बंदा कामयाब नहीं हुआ आज तक। हालांकि बहुत बड़े वो कहते हैं जितना पैसा कमाते हैं ना उधर ही लग जाता है। ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट है सारे, हमने एक्शन में सेल परचेज नहीं करते, बस वो जो ऊपर डिफरेंस होता है ना वो हमारा फायदा या नुकसान होता है। मतलब आपको नुकसान बोला कितना हुआ है, 27,200 रुपए का। आपने 800 kg खरीद भी लिया, बेच भी दिया, उसके अंदर नुकसान भी हो गया, लेकिन आने कुछ भी नहीं किया सिवाय 27,200। ये फायदा होता तो आपको पैसे मिल जाते, नुकसान होता तो आप पैसे देकर आते। और ये होता भी एक मार्केट में, जैसे क्रिप्टो करेंसी है। आप लोगों को क्या होता है, वो एक ऐप जो है ना वो है स्टॉक एक्सचेंज आपकी, आपका एग्रीमेंट और किसी और कंपनी का एग्रीमेंट होता है, जो जीतता है वो उसके अकाउंट में पैसे ऐड कर देता है और आपके पैसे निकाल लेते। हाँ जी, इस पूरी सिचुएशन में देखिए, अगर कोई मसला है तो बताएं। फ्यूचर फॉरवर्ड कमोडिटी के केस में हो जाएगा सवाल सारा। तो आपने कुछ क्वेश्चन घर से करके आने हैं। हमारा सिर्फ करेंसी रह गया, और करेंसी के 4 टॉपिक्स हैं, और 4 ही दिन समझ लो, या मैक्सिमम 5 दिन। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, और इसी का ही टेस्ट होगा आपका पहले। और आपने इसको ना कल आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट और बेसिक चीजें सारी तैयार करके आनी है, और कमोडिटी भी, क्योंकि वो पिछला हम फारिग कर दें सारा। फिर आगे जो 4 चीजें 4 टॉपिक्स हैं वो 4 पढ़ेगी। फॉरवर्ड तो आपको पता सीधा सीधा ही, उसमें बाकी चीजें हैं और इंपॉर्टेंट है। इसके तो 15 नंबर पक्के करो ना आप। सॉरी, कमोडिटी ऑप्शन नहीं है इसका। अगर आ भी जाए वैसे ऑप्शन का भी जिंदगी में तो इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन इसलिए हमारे सिलेबस में है ही नहीं, ना ही उसने कोई क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या हुआ है? हाँ पक्का है। फाइनेंस कॉस्ट और इसमें 25 नंबर तो मिनिमम है ना, कॉस्ट ऑफ फाइनेंस से और रिस्क मैनेजमेंट से, तो 25 नंबर तो मिनिमम है ना, 30 नंबर भी आ जाते हैं। आपको एवं लगता है कॉस्ट, ये अब जो नेक्स्ट आ रहा है ना ये मुश्किल है, उससे पहले ये मुश्किल नहीं है। ये जल्दी जल्दी इसको पास करो और आगे बढ़ो। फॉरवर्ड प्रीमियम कस्टमर विशेष टू हेज, यहाँ पर मुझे लगता है कमोडिटी का सवाल ही नहीं है। हाँ ये है क्वेश्चन नंबर 6। A wheat trader estimate demand for her customer in next 4 month, इतने टन है। आपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करना है, एक ये कर लेना। एक पास पेपर का सवाल भी इसमें से आया हुआ है। करेंसी ऑप्शन मनी मार्केट, ये एक ये एग्जांपल का लेना, पेज नंबर 63 पे है।
एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर, उसके बाद ये फॉरवर्ड की एग्जाम्पल कर लेना। ये ओल्ड है, ये न्यू है। एग्जाम्पल जो भी कमोडिटी की है ना, दोनों, दो एग्जाम्पल और एक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 तो एक्सचेंज रेट का है। बस ये 3 सवाल आपने कल कर लेने हैं और पास पेपर का सवाल वो आपके टेस्ट में दे देंगे।